स्वागत है आप सभी लोगों का आर के ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजकुमार यादव। और पिछले सेशन में हम सभी लोगों ने जातिवाचक संज्ञा का अध्ययन किया था और इसके साथ में पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा को बहुत ही भलीभांति तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया था। आइए आज हम सभी लोग, बहुत ही अच्छा सेशन आज का आपका होने वाला है और आप लोग आज पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे नाम है उसी भाव से आज आप लोगों को पढ़ना भी है। बहुत ही अच्छी आज की क्लास होगी और आप लोग आज की क्लास पूरा देखिएगा। वास्तव में बता रहा हूँ कि भाववाचक संज्ञा, जो प्रश्न भाववाचक संज्ञा से पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं भाववाचक संज्ञा से। यकीन मानिए कि कोई ना कोई प्रश्न आपको भाववाचक संज्ञा से लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। तो आप लोग आशा करेंगे कि आप लोग इसको अंत तक पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। वास्तविकता ये है कि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपसे जरूर भी पूछा जाएगा। आइए हम लोग चर्चा करेंगे आज भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा कहाँ पर होती है, किस प्रकार से होती है, पहले तो इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भाव का मतलब ये होता है कि जो अदृश्य हो, जो दिखाई ना देता हो। भाववाचक संज्ञा, पहली बात तो आप जान लीजिए कि यह सदैव अदृश्य होती है। जैसे ममता शब्द आ गया तो ममता में भाववाचक संज्ञा है ना। तो ममता में भाववाचक संज्ञा होने के कारण यह हमको भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार से जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, बुढ़ापा हो गया, आंसू हो गया, जिसका जो हम स्पष्ट रूप से जिसके भाव को हम देख ना पाते हो, उसी को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसीलिए देखिए गाना भी निकला हुआ था, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती, है ना। अब आंसू निकल रहा है आंख से, पता नहीं कि वो खुशी का आंसू है कि पता नहीं गम का आंसू है ना, कि पता नहीं वो किस चीज का आंसू है, कैसा आंसू है, कि बनावटी आंसू है ना। उस आंसू की कोई पहचान नहीं, केवल इतना दिख रहा है कि आंसू निकल रहा है, पर वो कैसा आंसू है, किस प्रकार का आंसू है, इसकी हमको जानकारी नहीं है। तो जो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, वहीं पर भाववाचक संज्ञा होती है। सामान्य रूप से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण का पता चलता हो, दशा का पता चलता हो, धर्म का पता चलता हो, व्यापार का पता चलता हो, वहां पर हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। या इसके साथ में हम लोग कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा पद के द्वारा किसी व्यक्ति के मनोविकार का बोध होता है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चाहिए इसको हम लोग परिभाषा में नोट करें और इसके बाद एक एक पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। देखिए, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा पद के द्वारा, जिस संज्ञा पद द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा या धर्म या व्यापार का बोध होता है, व्यापार का बोध होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नाम ही इसका क्या है, भाववाचक, है ना। भाव का कुछ पता चलता है नहीं लोग कहते हैं बड़ा भाव मार रहे हैं। अब भाव कितना मार रहे हैं कौन जान रहा है, कितना भाव मार रहे हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जिस संज्ञा पद के द्वारा, जिस संज्ञा पद के द्वारा इस व्यक्ति के मनोविकारों का पता चलता है या मनोविकारों का बोध होता है। अब मनोविकार में क्या क्या हो जाएंगे, मनोविकार में जैसे हंसना, रोना, है ना, बुढ़ापा, जवानी, उसके जीवन की ऐसी कहानी जो दिखाई ना देती हो, अदृश्य हो, वो क्या होगा, मनोविकार हो। जैसे आज बहुत चिंता, कितनी चिंता आपको क्या पता है। तो इस तरह से ये सब मनोविकार हैं व्यक्ति के। तो जितने भी व्यक्ति के मन से मनोविकार निकलते हैं वे सभी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं।
ठीक है। मनोविकारों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो दो रूप में मैंने इसको परिभाषित कर दिया आपको कि जिस संज्ञा पद के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा का, धर्म का, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी तरफ जिस संज्ञा पद के द्वारा किसी व्यक्ति के मनोविकारों का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम इसके बारे में देखें कि यह संज्ञा कहाँ कहाँ पर होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा नोट कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए। देखिए भाववाचक संज्ञा कहाँ कहाँ पर होती है। ठीक है, नोट या विशेष। ठीक है, नोट या इसको कहते हैं विशेष। कहाँ कहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आइए इस पर ध्यान देते हैं। पहली बात, भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस कर सकते हैं। केवल महसूस कर सकते हैं। पहली बात, भाववाचक संज्ञा को केवल हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात, संज्ञा कैसी होती है? आदृश्य होती है। भाववाचक संज्ञा सदैव क्या होती है? आदृश्य होती है। दूसरी बात, भाववाचक संज्ञा सदैव ही क्या होती है? आदृश्य होती है। तीसरी बात याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। सदैव एक वचन में होती है। एक वचन में होती है। ठीक है ना। सदैव क्या होती है? या एक वचन में होती है, अर्थात इसको हम लोग बहुवचन बनाने का प्रयास करें तो बहुवचन इसका नहीं बनता है। तो एक वचन में सदा ही होती है कौन? भाववाचक संज्ञा। जैसे आप किसी से घृणा हो गई तो हम थोड़ी ना कहेंगे कि घृणाएं चल रही हैं, है ना। किसी से ईर्ष्या हो गया तो हम थोड़ी कहेंगे कि ईर्ष्याएं हो रही हैं। अर्थात ये भाव जिसका कभी बहुवचन नहीं बनता है, ऐसे भावों को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि ये सदैव ही एक वचन में, हमेशा याद कर लीजिए कि इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में करते हैं। इनका यदि हम बहुवचन बनाना भी चाहें तो इनका बहुवचन नहीं बनता है। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाववाचक संज्ञाएं सदैव होती हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अथवा दोनों में। तो ध्यान रखिएगा, एक वचन, दो या बहुवचन दोनों में नहीं होती है, केवल एक वचन में ही हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। आगे ध्यान रखिएगा, इस संज्ञा से गुणों का पता चलता है। गुणों का पता चलता है। जैसे कोई सुंदर है तो उसकी विशेषता है, लेकिन सौंदर्य है तो या उसका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य क्या होता है? भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो जिस संज्ञा के द्वारा किसी भी व्यक्ति के गुणों का पता चलता है, उस गुणों को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा से गुणों का पता चलता है। ठीक है, देखिए 3-4 चीज तो आप लोग ये ध्यान रखिए हमेशा कि भाववाचक संज्ञा केवल महसूस करते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा ना तो देखी जा सकती है, ना तो भाववाचक संज्ञा जो होती है कहीं पे दिखाई देती है। केवल भाववाचक संज्ञा एहसास होती है। जैसे कोई किसी से प्रेम करता है तो प्रेम केवल एहसास होता है। कोई किसी से घृणा करता है तो घृणा का केवल हम एहसास करते हैं। दिखाई नहीं देता है कि कितने % में हमसे कोई घृणा कर रहा है, या दिखाई नहीं देता है कितने % में ईर्ष्या कर रहा है। नहीं, लोग कहते हैं कि बड़ा जलन कर रहा है हमसे। तो कितना जलन करेगा, कितना जलन कर रहा है, आप इसको तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, गिन सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जिसको केवल एहसास किया जा सकता हो, है ना, जो केवल महसूस किया जा सकता हो। ठीक है, जैसे जितेंद्र सर हैं, बार बार कहते हैं कि बड़ा महसूस हो रहा है, तो जितेंद्र सर के अंदर ये देखिए भाववाचक संज्ञा बार बार आती रहती है, तो उसे तो हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
तो ये हमेशा क्या होती है, अदृश्य होती है, ये कभी भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। अब ये भाववाचक संज्ञा सदैव क्या होती है, एक वचन में हमेशा प्रयुक्त होती है। इस संज्ञा से गुणों का पता चलता है। इससे क्या पता चलता है कि इससे गुणों का पता चलता है, किसी व्यक्ति के अंदर कितना गुण है ना। और आगे ध्यान रखिएगा, इससे और किसका पता चलता है, तो धर्म का पता चलता है। इससे धर्म का पता चलता है। और किसका बोध होता है यहाँ से, तो यहाँ से व्यापार का पता चलता है। व्यापार का, अच्छा ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। धर्म का पता चलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे। और भाववाचक संज्ञा कहाँ कहाँ पर हो सकती है, बहुत कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। वास्तव में बता रहा हूँ कि यदि आप लोग एक बार भाववाचक संज्ञा मेरे द्वारा पढ़ लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे कि संज्ञा या जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी की, वह टॉपिक कहीं से भी आपका प्रश्न आ जाए, आप इस YouTube चैनल को पढ़ करके जाइए। अगर आपका कहीं भी टॉपिक आए और ना आए तो फिर कहिएगा। हाँ, मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि एकदम सेम टू सेम यही आ जाएगा, लेकिन इतनी गारंटी मैं जरूर लेता हूँ कि अगर भाववाचक से प्रश्न आ गया या संज्ञा के किसी भी भाग से प्रश्न आ गया तो आप करने से वंचित नहीं रहेंगे। मुस्कुरा करके आप उत्तर देंगे कि इसका उत्तर तो यही होगा। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया है कि धर्म होने पर, व्यापार होने पर, अदृश्य होने पर, दशा होने पर, और भी चीजें आपको बता रहा हूँ जी। आइए और देख लीजिए, व्यापार का बोध होने पर, व्यापार का बोध होने पर हमेशा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, दशा का बोध होने पर, दशा का मतलब कोई बुढ़ापा, जैसे बूढ़ा हो गया है तो बुढ़ापा हो जाएगा, युवावस्था हो जाएगा, बालपन हो जाएगा, ये सब क्या उसकी शरीर की दशा है। दशा अर्थात कौन सी, शारीरिक, शारीरिक भी हो सकती है, जीवन की भी हो सकती है, इसलिए इसको ना देकर के सीधे हम लिखते हैं कि दशा का बोध होता है। जैसे कोई अमीर है, अमीरी है उसके पास, गरीबी है, ये उसकी क्या है, दशा है। अमीरी और गरीबी कभी दिखाई नहीं देती है। अच्छा कपड़ा आप पहन लिए तो अमीर हो गए, और अगर अमीर व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन है और वह भी बढ़िया से ना रहता हो तो आप कहेंगे बड़ा गरीब व्यक्ति है, बेचारा बहुत गरीब है, बड़ी समस्या इसके पास है ना। और अगर कोई व्यक्ति गरीब वास्तव में है, उसके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन वह रहन सहन अपना अच्छा रखता है, तो आप उसको देख करके कहते हैं व्यक्ति बड़ा अमीर है। इसलिए अमीर और गरीब का कोई पहचान नहीं होता, और पहचान ना होने के कारण यही क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। मैं बार बार कहता हूँ किसी व्यक्ति को देख करके उसके गुणों का आकलन नहीं किया जा सकता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोई गुण होगा। तो जहाँ से दशा का बोध होता हो, दशा का बोध होता हो, वहां पर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो दशा का बोध होने पर सदैव क्या होती है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। और ध्यान रखिएगा इन संज्ञाओं में, ठीक है, एक पॉइंट मेरी याद रखिएगा, ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि सभी संज्ञाओं में प्रत्यय लगा हो, लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें प्रत्यय लगा होता है। तो याद रखिएगा, अधिकतर दो प्रकार की संज्ञा होती है, मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, अधिकतर संज्ञाओं में, भाववाचक संज्ञा में, अधिकतर भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा होता है, प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, ज्यादातर संज्ञा ऐसी होती है जिसमें प्रत्यय लगा होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सभी संज्ञा में प्रत्यय नहीं लगा होता। आज मैं वैज्ञानिक तरीके से आपको निचोड़ करके बताऊंगा कि सभी संज्ञा ऐसी नहीं होती जिसमें प्रत्यय लगा हो, लेकिन कुछ संज्ञा भाववाचक ऐसी जरूर होती है जिसमें प्रत्यय लगा होता है। अधिक से अधिक प्रश्न ऐसे बनते हैं जिसमें प्रत्यय लगा हो। आप प्रत्यय को देखकर भी पहचान जाइए कि यह भाववाचक संज्ञा है, और अगर नहीं भी देख के पहचान है तो आगे मैं चर्चा इसकी भली भांति तरीके से कर रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए। तो व्यापार का बोध होने पर, दशा का बोध होने पर, है ना, अधिकतर भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, प्रत्यय लगा होता है। तो इतनी कंडीशन अगर आपको पता है तो भाववाचक संज्ञा आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। आइए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। अब भाववाचक संज्ञा को दो प्रकार से हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है,
भाववाचक संज्ञा को अपनी सुविधा के लिए हम लोग दो प्रकार से अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा। तो पहली संज्ञा जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं बिना उपसर्ग या प्रत्यय की संज्ञा। ध्यान रखेंगे, बिना उपसर्ग या प्रत्यय की भाववाचक संज्ञा, की भाववाचक संज्ञा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो गजब हो गया, है ना, ये तो गजब हो गया। हम लोग तो आज तक YouTube चैनल पर यही पढ़ते थे या बहुत से टीचर्स लोगों से यही हमने पढ़ा है, अध्यापक लोगों से, कि जिसमें प्रत्यय लगा हो वही भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन मैं इसका खंडन करता हूं और आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि प्रत्येक जगह प्रत्यय लगने पर ही भाववाचक संज्ञा नहीं होती, बिना प्रत्यय के भी भाववाचक संज्ञा होती है। आइए मैं इसका खूब विस्तार से खंडन करता हूँ, पूरा इसका ऑपरेशन करके आपको दिखाता हूँ, है ना। तो बिना उपसर्ग या प्रत्यय की भाववाचक संज्ञा, जैसे प्रेम, घृणा, निकालिए इसमें उपसर्ग और प्रत्यय, कहाँ से निकलेगा? प्रेम, घृणा, ईर्ष्या। अब ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या तो आप लोग मतलब बराबर करते रहते हैं, है ना। ईर्ष्या हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, है ना। इसमें कहाँ पर प्रत्यय और कहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है? कहीं पर भी नहीं है। इसी तरह से धैर्य, धैर्य। अब धैर्य क्या है? अब धैर्य क्या है? बिना उपसर्ग या प्रत्यय की भाववाचक संज्ञा है। धैर्य में ना तो कोई उपसर्ग लगा है और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रत्यय लगा है। इसी तरह से गर्मी, है ना, गर्मी भी, गर्मी हम एहसास करते हैं, ये तो दिखाई तो देता नहीं को, देखिए गर्मी आ रहा है, आप लोग कहते हैं गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो दिखाई देता है क्या कि कहाँ तक पहुंचा हुआ है ना। दिल्ली से चल करके गर्मी आ रही है यूपी में और दिखाई दे रही है क्या कि ट्रेन में बैठ करके गर्मी आ रही है, बहुत जल्दी फूलपुर स्टेशन पे पहुंचने वाली है। ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं देता है। हम लोग एहसास करते हैं कि मौसम धीरे धीरे गर्माहट की तरफ बढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से गर्मी आ रही है। तो गर्मी आ रही है तो गर्मी होने पर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से ठंड, ठंडी जब आती है तो ठंडी भी हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं? स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं, चादर ओढ़ना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे कंबल निकालते हैं, रजाई ओढ़ते हैं और खूब जैसे जैसे ठंडक महसूस होती है वैसे वैसे गर्म कपड़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। कि दिखाई देता है कि सुबह में ठंडक आ रही है, शाम में दिखाई देता है कि आ रही है, नहीं दिखाई देती ना। हम जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा अदृश्य होते, दिखाई नहीं देगी हमको, परंतु होती है। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। तो जो चीज महसूस की जाती है, अदृश्य होती है, वही क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। आगे देखिएगा, क्रोध। प्राय ये तो प्राय लोग करते रहते हैं, हालांकि क्रोध करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी क्रोध करके लोग समझते हैं कि क्रोध करेंगे तो हम सबसे वीर कहलाएंगे, है ना। ये सोचते हैं कि हम क्रोध कर देंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि हमसे बड़ा कोई संसार में नहीं है, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे कि बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत क्रोध कर लेता है ना। इनसे सब लोग डरते हैं। वास्तविकता जानते क्या होती है? वास्तविकता उनसे कोई नहीं डरता है, ये वास्तविक बात होती है। क्रोध करने वाले से कोई डरता होता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि क्रोध करने पर व्यक्ति, अगर देखिए किसी व्यक्ति को छीड़ करना है, उसकी ऊर्जा को कम करना है, उसकी एनर्जी को कम करना है, तो क्रोध दिला दीजिए। क्रोध में वह अपनी एनर्जी अपने आप लॉस करने लगता है। शांत चित्त का रहने वाला, शांत प्रवृत्ति को धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा ऊर्जा से भरा होता है, परंतु निरंतर क्रोध करने वाला व्यक्ति वह हमेशा अपनी ऊर्जा से क्षीण होता है। इसलिए जो लोग क्रोध करने में बड़ा विश्वास रखते हैं उनको करने दीजिए और दिलाइए, थोड़ा सा और क्रोध दिलाइए, भैया क्रोध करिए। जितना क्रोध करेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। आपको लगता है कि लाभदायक होगा लेकिन हानिकारक होगा। करिए, खूब क्रोध करिए, मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बिना उपसर्ग या प्रत्यय की भाववाचक संज्ञा, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, धैर्य, गर्मी, ठंडी, क्रोध, ये सब होने पर क्या हो जाएगा? हमेशा भाववाचक संज्ञा होगी। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन समझ रहे हैं इसको, बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे हैं इसको। आगे ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग ऐसे संज्ञा की बात करते हैं जहां पर प्रत्यय लगा हो, जो बार बार आपको YouTube चैनल पर या ट्रिक माध्यम से टीचर लोग कहते हैं कि बता दूंगा ऐसा कि तुरंत आप लगा देंगे, है ना। बताइए ना ऐसे कि मतलब धैर्य में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं उपसर्ग या प्रत्यय, उपसर्ग या प्रत्यय लगा हुआ शब्द जो भाववाचक बना,
या ऐसे लिख लीजिए। देखिए 1 मिनट, इसको 60 कर देते हैं। जमाना 60 का चल रहा है आजकल, है ना। जमाना इतना 60 हो गया है, दीदी को दी कहते हैं, मम्मी मान लिया, पहले तो मैया कहते थे, फिर मम्मी कहने लगे, अब तो मोम कहने लगे, है ना। इसी तरह से सब 60 होता चला जा रहा है। हम बड़ा परेशान हैं जीवन में, और सब में 60 हो जाए। चलिए फिर भी 60 पे आते हैं। उपसर्ग प्रत्यय, है ना। उपसर्ग प्रत्यय की भाववाचक संज्ञा, की भाववाचक संज्ञा। आजकल जमाना ट्रिक का हो गया है, इसलिए हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, ट्रिक पर ही चर्चा करेंगे। भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, जहां पर उपसर्ग लगा हो, प्रत्यय लगा हो, उसकी भाववाचक संज्ञा कहां पर होगी, तो प्रत्यय और उपसर्ग में। जैसे दासता, दास में ता लग गया तो दासता, है ना। इसी तरह से ममता, मम में ता लग गया तो क्या बन गया, ममता बन गया, है ना। ममता बड़ा ही प्यारा शब्द है। और देखिए, जैसे मित्र में ता लग गया तो मित्र में ता लगने से बन गया मित्रता। मित्रता होने पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। देखिए सब में प्रत्यय लगा हुआ है ना। इसी के साथ जैसे पुरुषत्व, जैसे क्या हो गया, पुरुषत्व हो गया, तो पुरुषत्व होने पर भी क्या हो जाएगा, पुरुषत्व। पुरुषत्व होने पर क्या होगा, आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। तो जिसमें भी संज्ञा में प्रत्यय लगा हो, प्रत्यय लगने पर हमेशा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। परंतु यह ध्यान रहे कि बिना प्रत्यय की भी भाववाचक संज्ञा होती है। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसके भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा मुख्यतः 2 प्रकार से बनती है, और अगर हम उसके भेद की बात करेंगे तो संज्ञा 5 प्रकार से बनती है ना। एक बनती है तद्धित प्रत्यय के द्वारा, और दूसरा होती है कृत प्रत्यय के द्वारा। तद्धित प्रत्यय में 3 प्रकार से संज्ञा बनती है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, और विशेषण से भाववाचक संज्ञा। कृत प्रत्यय से 2 प्रकार की भाववाचक संज्ञा बनती है। एक क्रिया से भाववाचक संज्ञा, और दूसरा क्या बनती है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। आइए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि संज्ञा कितने, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। देखिए आया हुआ था यह प्रश्न पीजीटी में या पीजीटी में शायद आया था, हमने पढ़ा था इसको। इसमें पूछा गया था आपसे प्रश्न कि कितने प्रकार से संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनती है। तो आप स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। यदि ऑप्शन में 2 ही दिया हो, 5 ना दिया गया हो, तो आप 2 प्रकार से कहेंगे, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। और यदि 2 के स्थान पर 5 भी दिया गया हो, तो आप 5 को प्रमुख मानेंगे और 5 को ही लगाएंगे। 5 प्रकार से बनती है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, और फिर इसके बाद जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा। 3 प्रकार तो आपका यह हो गया। 2 प्रकार में आपका होता है क्रिया से भाववाचक, और दूसरा जो होता है उसमें आपका बनता है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से कुल 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। आइए हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और ज्यादा पसंद आ रहा है तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ, भाई बहनों के यहाँ, पहचान वालों के यहाँ एक बार इसको शेयर कर दीजिए, है ना। शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसका भली बात तरीके से ज्ञान हो जाए। और इसके साथ अगर टेट, सीटेट, सुपर टेट, और साथ साथ देखिए सीटेट से भी इसमें प्रश्न आता है, यूपी टेट में भी प्रश्न आता है, और इसके साथ में सुपर टेट में भी आता है। पुलिस की परीक्षा या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे समस्त लोगों में आता है। बीएड एंट्रेंस की परीक्षा में पूछा जाता है, पीसीएस पीएम की परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही, मैंने आपको पिछले ही सेशन में कहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा हो नहीं सकता कि परीक्षा हिंदी की हो और भाववाचक संज्ञा से प्रश्न ना पूछा गया हो, यह हो ही नहीं सकता। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। आप लोग चाहे कोई भी पेपर उठाते, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, कोई भी परीक्षा है, पीएचडी का, एंट्रेंस का एग्जाम, इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह भाववाचक संज्ञा। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूं कि भाववाचक संज्ञा से पूछा जाने वाला प्रश्न आप यहीं से करके आए, आपको फिर दोबारा कोई पुस्तक या दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, आइए हम लोग आगे की चर्चा करेंगे।
और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ ही रहे होंगे। और देखता हूँ मैं आप लोगों का कमेंट। तो आप लोग बड़े कंजूस हैं, कमेंट तो नहीं करते हैं। कंजूस में तो आप लोग नंबर 1 है, ये तो मानना पड़ेगा। बड़े ही कंजूस है, पढ़ लेते हैं, कमेंट में भी नहीं लिखते हैं कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया, है ना। कम से कम इतना तो बता दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ कि व्यूज़ तो अच्छे खासे आते हैं, अच्छे खासे, इसका मतलब है कि आप लोग बढ़िया देख रहे हैं, इसीलिए व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन ना तो लाइक का बटन दबा रहे हैं, ना तो डिसलाइक का बटन दबा रहे हैं। ना लाइक हो तो डिसलाइक ही कर दीजिए, ना तो लाइक करते हैं ना तो डिसलाइक करते हैं। रोज कहता हूँ कमेंट कर दीजिए, कमेंट में भी लिखने में आप लोग कंजूसी करते हैं। लगता है कि कंजूसी की पार्टी में शामिल हैं आप लोग। चलिए अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो कमेंट करने का प्रयास करिएगा, और अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो मत करिएगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन पढ़िए, आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आइए देखिएगा, आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। प्रश्न आता है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा जो है वो 2 प्रकार से बनती है। भाववाचक, अगर देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन कर दे रहा हूँ आप लोगों को पहले। भाववाचक संज्ञा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, कितने प्रकार से बनती है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया गया हो, ए ऑप्शन आपका 2, बी ऑप्शन आपका 3, सी ऑप्शन आपका 4 और डी ऑप्शन आपका 1। तो आप करेंगे 2 सही करेंगे। क्यों? क्योंकि यह 2 प्रकार के प्रत्यय से बनते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तद्धित और कृत प्रत्यय से बनने के कारण यह 2 प्रकार से बनते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। दूसरा यही प्रश्न होगा कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, और ऑप्शन इसके चुनकर दिए जाएंगे 1, 3, 4 और 5। तो आपका 5 सही हो जाएगा, ठीक है। एक जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से यह भाववाचक संज्ञा बनती है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आगे कि ये 5 प्रकार से कैसे बनती है और 3 प्रकार से किस प्रकार से बनेगी। तो हम 5 का चर्चा करते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 प्रकार से कब बनती है। तो देखिए, 2 प्रकार से बनने के लिए एक होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय द्वारा, और दूसरी क्या बनती है, कृत प्रत्यय द्वारा, कृत प्रत्यय द्वारा। तद्धित प्रत्यय द्वारा कैसे बनती है, तो तद्धित प्रत्यय से 3 प्रकार से बनती है, ठीक है। साइड में हम नोट कर रहे हैं, आगे हम खुद रूप से इसको नोट करेंगे। जातिवाचक से, जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से क्या बनती है, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। फिर दूसरा बनती है सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो बनती है विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये 3 जो बनती हैं ये किसके द्वारा बनती है, तद्धित प्रत्यय के द्वारा बनाई जाती है। कृत प्रत्यय की हम लोग बात करेंगे तो कृत प्रत्यय से 2 प्रकार से बनती है। कौन कौन सा, क्रिया द्वारा, या हम कह सकते हैं क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक बनती है। और दूसरा जो बनती है वह आपकी बनती है अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। आइए अब हम लोग एक एक की चर्चा करते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। जातिवाचक से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और किससे बनती है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं जातिवाचक से कैसे बनती है। बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों का चल रहा है ना। आइए देखते हैं हम लोग। पहला, जातिवाचक से,
जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का बनना कैसे बनती है। ठीक है, कैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, जैसे लड़का, लड़का क्या है, हमने कहा था जातिवाचक संज्ञा, जब एक को बुलाएं कहीं चले आए तो वहां पर जातिवाचक होगा और दूसरी तरफ क्या बनेगा, भाववाचक बन जाएगा। ठीक है, लड़का है तो इसके गुणों को देखिए, लड़का है तो क्या करेगा, लड़कपन करेगा, लड़का है तो क्या करेगा, लड़कपन करेगा। ठीक है, लड़का है तो क्या करेगा, लड़कपन करेगा, और चोर है तो क्या करेगा, चोरी करेगा, चोर है तो क्या करेगा, चोरी करेगा। दास है तो क्या करेगा, दासता को अपनाएगा, है ना। दास क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बच्चा है तो क्या करेगा, या बालक है तो क्या करेगा, बालपन करेगा। स्वाभाविक रूप से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की पहचान सबसे बड़ी यही होती है कि जो है वह अपने गुणों को प्रदर्शित करेगा तो भाव हो जाएगा। लड़का है लड़कपन करेगा, चोर है चोरी करेगा, दास है दासता को अपनाएगा, बालक है बालपन को करेगा, पशु अगर है तो क्या करेगा, पशुता का व्यवहार करेगा। पशु है तो इसका व्यवहार कैसा होगा, पशुता का होगा। गुण कौन सा अपनाएगा, पशु पशुता का अपनाएगा। अगर कोई शत्रु है तो क्या करेगा, शत्रुता का गुण अपनाएगा। शत्रु है तो क्या करेगा, शत्रुता का गुण अपनाएगा। इसी प्रकार से शत्रु है तो शत्रुता का, मित्र है तो किस गुण को अपनाएगा, मित्र है तो इसका गुण होगा मित्रता। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि अंत में प्रत्यय जरूर लगता है। इसी तरह से अगर कोई बूढ़ा है तो इसका गुण कैसा प्रकट होगा, बुढ़ापा का गुण प्रकट हो जाएगा। बूढ़ा है तो क्या करेगा, बुढ़ापा का गुण प्रकट होगा। इसी तरह से और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कोई पुरुष है तो पुरुष किस गुण को अपनाता है, पुरुष है तो पुरुषत्व गुण को अपनाएगा। स्त्री है तो स्त्री का क्या गुण हो जाएगा, स्त्रीत्व गुण होगा, स्त्रीत्व गुण होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक से भाववाचक, है ना। ये जातिवाचक संज्ञा से क्या बन गई, भाववाचक। ठीक है, फिर देखिए लड़का का लड़कपन होगा, चोर है तो चोरी करेगा, दास है तो दासता को अपनाएगा, बालक है तो बालपन करेगा, पशु है तो पशुता के व्यवहार को अपनाएगा, शत्रु है तो शत्रुता करेगा, मित्र है तो मित्रता करेगा, बूढ़ा है तो बुढ़ापा का गुण आएगा, पुरुष है तो पुरुषत्व का गुण अपनाएगा, स्त्री है तो स्त्रीत्व के गुण को अपना लेगी। ठीक है, ये आपका हो गया जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का बनना। आशा है कि आप लोग भी इसको भलीभांति तरीके से बना लीजिएगा या बना लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्वनाम की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप लोग नोट कर लीजिए। आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। अब आइए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का बनना। अगला पॉइंट होगा आपका सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का बनना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का बनना, एक तरफ आपका होगा सर्वनाम और दूसरी तरफ हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो एक तरफ सर्वनाम होगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे निज है, निज है क्या है, सर्वनाम है। निज में क्या होता है, या तो निजत्व होगा और या तो क्या हो जाएगा, या तो फिर निजता हो जाएगा। निज का हो जाएगा निजत्व या इसको निजता, दोनों होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा अपना का हो जाएगा अपनापन, अपना का क्या हो जाएगा, अपनापन, या फिर क्या हो सकता है, अपनत्व हो सकता है। ठीक है, अपना है तो अपनापन अपनाएगा या फिर क्या करेगा, अपनत्व हो जाएगा। इसी तरह से अगर निज है, सर्व है तो सर्वस्व हो जाएगा। सर्व का गुण है तो क्या होगा, सर्वस्व का गुण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा जैसे मम है तो मम का क्या हो जाएगा, मम का या तो ममत्व होगा या तो फिर क्या हो जाएगा, ममता हो जाएगा।
है ना। इस तरह से देखिए सर्वनाम से क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बनेगा। लगभग ये 4 ऐसे विकल्प हैं जो आपसे प्रत्येक परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई पराया है तो परायापन हो जाएगा, पराया है तो क्या हो जाएगा, परायापन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। अपने मिल जाए तो अपने को कभी मत ठुकराइए, है ना। अपना अपना ही होता है, पराया तो पराया ही होता है। ठीक है, आइए तीसरी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। हम लोगों का अंतिम क्षण चल रहा है, तीसरा 2 और बचा हुआ है। आज इसको हम लोग समाप्त करके ही सांस लेंगे, है ना। हमने आपको बताया था कि मेहनत से जब पढ़ाई में लग जाइए तो कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण है। तो जहाँ पर विद्यार्थी के 5 लक्षण मौजूद हो वहाँ देर नहीं हुआ करती, वहाँ तो मन से पढ़ाई हुआ करती है। आइए, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से देखिए, जैसे विशेषण में आप ध्यान रखिए, जैसे मीठा से मिठास, मीठा से क्या बनेगा, मिठास बनेगा। मीठा है तो मीठा का गुण क्या होगा, मिठास का गुण होगा। गरीब है तो क्या होगा, गरीबी। गरीब होना क्या है, इसका विशेषता है। गरीब से क्या बन जाएगा, इसकी गरीबी हो जाएगी, है ना। और इस तरह से देखिए, भूख है तो क्या होगा, भूख है तो इसका गुण होगा भूखा। भूख लगी है तो क्या होगा, भूखा ही गुण होगा इसका, है ना। इसी तरह से नहीं लोग कहते हैं बड़ा मोटा हो गया, है ना, तो मोटा का क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। ठीक है, लाल का क्या हो जाएगा, तो लाल का होता है लाली। लाल का क्या बनेगा, लाली बनेगा, या क्या बनेगा, लालिमा बनेगा। हाँ, लाल का क्या होगा, लाली या फिर लालिमा हो जाएगा। सुंदर, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर और बताएं आपको, जल्दी से नोट कीजिए और देखिएगा। जैसे सुंदर, सुंदर को इम्पोर्टेंट लगाइएगा आप लोग, सुंदर को स्टार कर लीजिए। सुंदर को बार बार पूछा जाता है, इसका सौंदर्य होता है। अगर सौंदर्य नहीं दिया गया है तो सौंदर्य के स्थान पर क्या हो जाएगा, सुंदरता होगा। ठीक है, इसमें सौंदर्य दिया जाता है और सौंदर्य नहीं होगा विकल्प में तो सुंदरता हो जाएगा। इसके साथ और भी देखिए, जैसे उदार, उदार का क्या होता है, तो औदार्य होता है। स्पष्ट रूप से पढ़िएगा इसको, औदार्य, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। औदार्य होगा और औदार्य यदि नहीं है तो क्या हो जाएगा, उदारता हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में उदार का औदार या फिर उदारता होगा। और अब इसी के साथ में और देखिए, जैसे हरा है तो क्या हो जाएगा, हरा का हो जाएगा हरियाली, है ना। सभी लोग क्या खोजते हैं, हरियाली खोजते हैं। हरदम मन में क्या रहे, हरियाली रहे, जीवन हमारा हरियाली रहे, तो सब लोग हरियाली खोजते हैं। हरियाली क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। आइए चौथे की तरफ चलेंगे हम लोग, क्रिया से। 3 आपका कंप्लीट हो गया, आइए चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा होगा क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनना है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनना। अब क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी, जैसे चढ़ना का चढ़ाई, चढ़ना का क्या होगा, चढ़ाई। लड़ना का क्या हो जाएगा, लड़ाई। ठीक है, चढ़ना का चढ़ाई, लड़ना का लड़ाई। खेलना का खेल, खेलना का क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। किसी भी धातु में ना प्रत्यय लगने पर क्रिया होती है। क्रिया हम जब शुरू करेंगे तो आपको बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। किसी भी धातु में जब ना प्रत्यय लग जाए तो क्रिया, जैसे उठ धातु में ना लग गया तो उठना, बैठ धातु में ना लग गया बैठना, चल धातु में ना लग गया चलना, है ना। तो उठना, बैठना, चलना, घूमना, टहलना, खेलना, ये सब क्या हो जाता है, यह सब हमेशा क्या होगा, ना प्रत्यय लगने पर हमेशा क्रिया बन जाती है।
और क्रिया से ना हटा करके इसको जो है क्रिया करवा दीजिए, भाव में ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। इसी तरह से सजना, सजना है ना, सजना को सजाना कर लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना, सजाना का क्या हो जाएगा, सजावट। इसका क्या हो जाएगा, सजावट होगा। इसी के साथ मारना का क्या हो जाएगा, मार होगा। मारना का क्या होगा, मार हो जाएगा। आप लोग नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक बहना का होता है बहाव, उसको भी नोट कर लीजिए। पूछा गया है बहना का क्या हो जाता है, तो बहाव होता है। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन याद कर लीजिए, बहना का होता है बहाव, बहना का हो जाएगा बहाव। बहना का मतलब जो बहता है, उसी का हो जाएगा बहाव। आइए लास्ट हम लोग देखते हैं, अव्यय से क्रिया भाववाचक का बनना। अव्यय से, अव्यय से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का बनना। अव्यय से जैसे दूर का क्या हो जाएगा, दूर का हो जाएगा दूरी, ठीक है, दूर का क्या हो जाता है, दूरी। ऊपर का हो जाएगा ऊपरी, ऊपर का क्या होता है, ऊपरी। वाह वाह का क्या हो जाता है, वाह वाह का हो जाएगा वाह वाही, वाह वाही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और देखिए, जैसे गर्म का क्या होगा, गर्मी। गर्म का क्या हो जाता है, तो इसका होगा गर्मी। जैसे धिक का क्या हो जाएगा, तो धिक का हो जाएगा धिक्कार, ठीक है। चलिए, आपका ये सेशन समाप्त हुआ और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का दिन शुभ रहे, आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते अध्ययन हमारे साथ करते रहें। जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट दिन, अगले दिन आप लोगों को कुछ संज्ञाएं जातिवाचक से जैसे व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होती हैं, कुछ व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में प्रयोग होती हैं, ऐसी संज्ञाओं की चर्चा करेंगे। 10 मिनट का क्लास और है, इसको अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें आपकी चलेंगी, ठीक है। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ रहे।